नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं मनी सप्लाई और उसके मेजर्स, मनी मल्टीप्लायर, बैंकिंग, बेसल नॉर्म्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा मैं आपको, जो आपको आपके एग्जाम में इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी क्या है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पेमेंट की तरह है, ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट की जाए उसको मनी बोलते हैं। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, ये है मनी। इसमें जैसे हम देखें मनी में तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे करेंसी नोट्स, ठीक है, क्वाइंस, और जो बैलेंस है किसमें, सेविंग और करंट अकाउंट में, और जो भी डिपॉजिट है वो मनी का पार्ट है। तो मनी क्या है, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। और इसमें क्या क्या आते हैं, करेंसी नोट्स, क्वाइंस और द बैलेंस इन द सेविंग्स एंड करंट अकाउंट्स डिपॉजिट। और जो करेंसी नोट्स हैं आपके और क्वाइंस हैं, करेंसी नोट्स एंड क्वाइंस, दे आर कॉल्ड एज फियाट मनी। अब इनको फियाट मनी क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, ठीक है, यानी कि जो भी इनकी वैल्यू एज ए कमोडिटी है वो इनकी वैल्यू एज अ मनी मतलब इक्वल नहीं है दोनों। जैसे कि आप समझिए इसको ऐसे कि जो मान लो 2000 रुपीज़ का नोट है, तो वो क्या एक पीस ऑफ पेपर ही है, तो जो उसकी वैल्यू एज ए कमोडिटी है वो तो बिल्कुल थोड़ी सी होगी। एक पीस ऑफ पेपर बहुत सस्ता मिल जाता है, लेकिन एज ए वैल्यू ऑफ मनी उसकी कितनी 2000 रुपीज़ है। तो इसलिए इसको फिएट मनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो वैल्यू एज ए कमोडिटी है वो नॉट इक्वल है किसके, वैल्यू एज ए मनी के। तो करेंसी नोट्स और कॉइन्स क्या है, फिएट मनी बोलते हैं इनको। ऑल्सो जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स है इनको लीगल टेंडर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी को पेमेंट की तरह किसी को पे किया ना इसको, तो वो आदमी इसको मना नहीं कर सकता। अगर आपने किसी को दिया 100 रुपये का नोट या 10 रुपये का सिक्का, तो वो आपको मना नहीं कर सकता कि मैं इसको एज ए मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसलिए इनको लीगल टेंडर्स भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मनी सप्लाई और उसके मेजर्स की। मनी सप्लाई क्या होता है कि एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी सर्कुलेशन में है, इसको बोलते हैं मनी सप्लाई। आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए या अपनी बाकी पॉलिसीज के लिए, ठीक है, मनी सप्लाई के जो मेजर्स है उनको यूज करता है, ताकि जो एक मनी की असेसमेंट हो जाए कि हाँ भी इकोनॉमी में इतनी मनी सर्कुलेशन में है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेजर्स भी पढ़ेंगे मनी सप्लाई के। तो मनी सप्लाई क्या, टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इट इन्वॉल्व्स करेंसी एंड मनी इन डिपॉजिट अकाउंट्स। तो ये बात याद रखना आप कि इसमें क्या होता है, करेंसी भी आती है और जो पैसा डिपॉजिट्स में है वो भी आता है। तो स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगी भाई मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है और या क्या क्या चीज़ें नहीं आती है। तो ये जो 2 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ये बताएंगे आपको क्या चीज़ आती है और क्या नहीं आती है। तो इसके अंदर क्या आता है, करेंसी और मनी डिपॉजिट्स इन अकाउंट। और क्या नहीं आता है कि वो पैसा जो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है और जो सेंट्रल बैंक के पास है। सो द स्टॉक ऑफ मनी कैप्ट विद द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो मनी सप्लाई में क्या आता है और क्या नहीं आता है ये आपको बता दिया मैंने, ठीक है। आरबीआई अगर जो डिफरेंट मेजर्स है मनी सप्लाई के, उनके थ्रू क्या करता है, मनी सप्लाई का असेसमेंट करता है और अपनी पॉलिसी में क्या करता है, रैशनैलिटी लेकर आता है। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है आरबीआई की। तो इसलिए हम पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है M1। तो M1 क्या होगा, M1 के अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट करते हैं, M1 के अंदर काउंट करते हैं CU मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। तो जितनी भी पब्लिक के पास करेंसी है वो, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट, और जितना डिमांड डिपॉजिट्स जमा है बैंक्स के पास, ठीक है, प्लस अदर डिपॉजिट मतलब OD। उसमें क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड विद आरबीआई, और जो आरबीआई के पास डिमांड डिपॉजिट है वो। तो M1 के अंदर क्या आ गया, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट हेल्ड विद आरबीआई। ये तो हो गया M1। और M2 में क्या आएगा आपके पास, M1 तो सारा जो जितने भी कंपोनेंट है M1 के, यानी CU प्लस DD प्लस OD, उसके साथ साथ जो भी पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग्स है वो भी M2 के अंदर आ जाती है। तो इसका थोड़ा और बढ़ गया ये स्कोप। M3 के अंदर क्या क्या कैलकुलेट करते हैं हम, M1 यानी कि CU करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स, उसके साथ साथ नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। तो बैंक का क्या टाइम डिपॉजिट ले लिया। तो ऊपर क्या था M1 के अंदर, केवल डिमांड डिपॉजिट था। M3 के अंदर M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ द बैंक। तो इसका स्कोप और बढ़ गया। तो इसमें क्या है, ये याद रखना आपकी जो बैंक का है ना, ओनली ऑफ द पब्लिक, जो डिपॉजिट पब्लिक का बैंक के पास है टाइम डिपॉजिट, वो ही इसमें काउंट करते हैं। जो एक बैंक दूसरे बैंक में जमा करता है वो काउंट नहीं करते इसमें। अब है M4। तो M4 में क्या आएगा, M3 का तो सारा पार्ट आएगा, ठीक है, प्लस में टोटल डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस। M2 में अगर आप देखो तो M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट था केवल, इसमें टोटल डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस का। तो M4 इज इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। तो
सारा आ जाएगा इसमें पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट, एक्सेप्ट एक चीज़ नहीं आएगी, वो याद रखना आप, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब हम देखते हैं M1 और M2 है उसको क्या बोलते हैं, नैरो मनी, ठीक है। और जो बाद वाला M3 और M4 है उसको बोलते हैं ब्रॉड मनी। M1 इज द मोस्ट लिक्विड एंड M4 इज द लीस्ट लिक्विड। ये देखना M1 से M2 फिर M3 M4, ये क्या है, लिक्विडिटी इनकी डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले M1 में क्या करेंसी है, तो करेंसी तो मोस्ट लिक्विड होती है, इसलिए M1 लिक्विड है। और क्या, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में क्या फ़र्क होता है कि डिमांड डिपॉजिट अगर कोई पार्ट ऑफ बैंक डिमांड डिपॉजिट है, जैसे मान लो आपका ये हो गया आपका करंट अकाउंट, तो इसमें जो भी पैसा है तो ऑन डिमांड ऑफ द कस्टमर बैंक्स को देना पड़ता है, तो ये काफ़ी हाईली लिक्विड होता है। और कुछ पोर्शन सेविंग अकाउंट का भी डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है कि हाँ भाई मान लो आपके पास इतना एक दिन में मान लो एक 25,000 की लिमिट है, तो उतना तो आप निकाल ही सकते हो बैंक से। तो क्या डिमांड डिपॉजिट के अंदर क्या आता है, जो भी कस्टमर बैंक से मांग रहा है तो बैंक को देना पड़ेगा उसी टाइम पे। तो ये काफ़ी लिक्विड होता है, हाईली लिक्विड होता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। और टाइम डिपॉजिट क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे मैच्योरिटी होती है, जैसे आपकी फिक्स डिपॉजिट हो गई, ये टाइम डिपॉजिट के अंदर आता है, तो कस्टमर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही उसको विड्रॉ कर सकता है, तो इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसमें अगर आपको पहले भी निकालना है तो कुछ फिर आपके पेनल्टी या चार्जेस लगते हैं उस पर। तो अगर लिक्विडिटी के हिसाब से देखिए सबसे ज़्यादा लिक्विड है M1, क्योंकि इसमें करेंसी आती है और डिमांड डिपॉजिट आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद M2, फिर उसके बाद M3 और फिर लास्ट में M4, ये लीस्ट लिक्विड है। और जो मोस्टली हम मनी सप्लाई का जो मेजर यूज़ करते हैं वो M3 को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि M3 में लगभग सारे कंपोनेंट आ जाते हैं एक्सेप्ट जो ये आते हैं पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट, ठीक है। तो उसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली हम किसको यूज़ करते हैं, M3 को यूज़ करते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट वो क्या नेग्लिजिबल होते हैं ऑलमोस्ट। तो M3 इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई, और इसको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स भी बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स किसको बोलते हैं, M3 को, और यही मोस्ट कॉमनली यूज मेजर है मनी सप्लाई का, ठीक है। अब हम देखते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर में एक्चुअली आप देखोगे अगर आपके पास 100 रुपीज़ है ना, उससे आप वो 190 200 वो काफ़ी इकोनॉमी में है तो 100 रुपये ही, लेकिन उसका काम जो है ना काफ़ी बढ़ गया, उस पैसे की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई। ये आपको समझाता हूँ मैं कैसे एक पर्टिकुलर सम कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ठीक है, तो मनी मल्टीप्लायर रेफर्स टू हाउ एन इनिशियल डिपॉजिट कैन लीड टू अ बिगर फाइनल इंक्रीज इन द टोटल मनी सप्लाई। ये प्रोसेस जो मैं आपको समझाऊंगा ये मैंने साइड में दे रखा है आपको, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको एक समझा देता हूँ उसको कैसे करना है। तो मान लीजिए आप राइट साइड में देखिए जो फिगर है, इसमें आप चलते हैं डिपॉजिटर के ऊपर। तो डिपॉजिटर से स्टार्ट करते हैं हम इसमें। तो डिपॉजिटर के पास डिपॉजिटर जितने भी डिपॉजिटर सेकेंडरी मान लो एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने 100 करोड़ रुपीस एक बैंक के पास जमा कर दिए। अब बैंक को पता है कि 100 करोड़ रुपीस उसके पास आ गए और एकदम से सारे लोग तो उसके पास पैसे विड्रॉ करने आएंगे नहीं, ठीक है। तो बैंक ने क्या किया, अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसके लिए प्लस अगर अपनी जो भी ऑब्लिगेशन उसको मीट करनी है लोगों के लिए, किसी को पैसा चाहिए तो उसके लिए 10 करोड़ रुपए तो उसने रिजर्व कर लिए, बाकी 90 करोड़ उन्होंने बैंक ने क्या किया, लैंड कर दिया बोरोवर्स को, ठीक है। अब बोरोवर्स को लैंड किया तो उन्होंने जो बोरोवर्स थे उन्होंने क्या किया, उससे सामान खरीदा, कुछ भी सामान खरीद लिया, ठीक है। जैसे मशीनरी कोई खरीदी, कोई कार खरीदी, किसी ने घर खरीदा, तो पैसा किस में आ गया, इकोनॉमी में आ गया, ठीक है। अब जिससे खरीदा उसके पास पैसा गया तो उसने अपना एक्सपेंसेस काट के जो भी उसने सेविंग करनी थी उसने क्या किया, मान लो 50 करोड़ उसने क्या किया बैंक में वापस जमा कर दिए। तो बैंक के पास पहले 100 करोड़ थे, उसमें से 100 करोड़ तो उसके पास है ही, ठीक है, उसमें 10 करोड़ रिजर्व करके 90 करोड़ से सर्कुलेशन करके लोन कर दिया। बैंक के पास फिर 50 करोड़ आ गया। अब बैंक फिर क्या करेगा, 4-5 करोड़ और रिजर्व रख लेगा अपने पास और फिर उसको चला देगा सर्कुलेशन में, ठीक है। तो मान लो 130 करोड़ सर्कुलेशन हो गया। ऐसे घूमते घूमते बार बार बैंक के पास पैसा आता है और बैंक और सर्कुलेट कर देता है, यानी कि 100 करोड़ का जो इनिशियल अमाउंट था वो मान लो 200 करोड़ या 300 करोड़ रुपए का सर्कुलेशन होता है इकोनॉमी में। इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। और एक जो लेफ्ट साइड में आपके बॉक्स है नीचे, इसमें देखना, इसमें क्या बता रखा है नोट के तौर पे कि जितना भी द हायर द रिजर्व रेशियो, जितना भी रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा ना उतना मल्टी मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। द लेस डिपॉजिट विल बी अवेलेबल फॉर द लैंडिंग रिजल्टिंग इन द स्मॉलर मनी मल्टीप्लायर। इसका मतलब ये अगर मान लो रिजर्व रेशियो यहाँ पे 10 करोड़ है अगर, ठीक है, रिजर्व 10 करोड़ का है, अगर रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है तो बैंक को क्या करो, मान लो 20 करोड़ रखना पड़ेगा। अगर 20 करोड़ बैंक रखेगा तो 80 करोड़ ही लैंड कर पाएगा, तो ठीक है 80 करोड़ लैंड कर पाएगा, तो फिर इससे क्या होता है कम ही बैंक लैंड कर पाए और मनी मल्टीप्लायर क्या होगा, कम होगा आपका। तो ये याद रखना कि स्टेटमेंट आ सकती है ऐसे कि हायर द रिजर्व रेशियो तो लोअर विल द मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों ये तो हो गया बैंकिंग के पार्ट, सॉरी ये तो हो गया आपका मनी का पार्ट। अब हम देखेंगे बैंकिंग का पार्ट। मेरी जो वीडियोस है दोस्तों उसमें मेरा एम होता है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता पाऊँ। ऐसे करने को तो मनी भी काफ़ी डिटेल में कर सकते हैं, बैंकिंग्स भी काफ़ी डिटेल में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ना जो भी अपने यूपीएससी या फिर कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं हमें टारगेटेड देखना है कि हमें जो आईएएस की या यूपीएससी की तैयारी है इसमें क्या होता है, आपको जर्नलिस्ट मांगते हैं वो लोग, ठीक है, डिमांड है। तो हमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करनी इकोनॉमिक्स के अंदर, जो चीज़ें हमें लगता है हमें बेसिक हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए, हाँ ये चीज़ इस चीज़ के लिए बनी है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में काफ़ी चीज़ देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बैंकिंग में देखते हैं
तो बैंकिंग क्या, द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री हैज़ इट्स फाउंडेशन इन 18th सेंचुरी। तो अगर बात है बैंकिंग इंडस्ट्री की तो उसकी फाउंडेशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई है, ठीक है। और मोस्टली आप देखोगे स्टार्टिंग में जो बैंकिंग थे उनकी प्राइवेट ओनरशिप थी, लेकिन उसमें क्या देखा गया कि जो प्राइवेट बैंक्स थे दे वर कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ बिग बिजनेसेस एंड लार्ज इंडस्ट्री। तो इससे क्या हुआ, जो सेक्टर्स जैसे एक्सपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब निगलेक्ट हो गए। साथ साथ जो गरीब लोग थे उनको भी क्या हुआ, मनी लेंडर के पास जाना पड़ा, ठीक है, और वो भी फिर काफ़ी एक्सप्लॉइट है मनी लेंडर के थ्रू। तो जो गरीब या फिर जो वीकर सेक्टर्स थे उनमें क्या हुआ, बैंकिंग इंडस्ट्री की रीच नहीं बढ़ पाई, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको नेशनलाइजेशन की बात की, तो बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, ठीक है। और इसके जो मेजर स्टेप है, जो मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स पब्लिक ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी वर मेड विद द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 1969 एंड 1980। ये मैंने बताया कि पब्लिक ओनरशिप हुई बैंक्स की, ठीक है, ताकि ज़्यादातर लोगों के पास क्या है, बैंकिंग जा पाए। किस लिए कि जो बैंकिंग को प्रमोट किया जाए, किसमें निगलेक्टेड सेक्टर्स, जो सेक्टर निगलेक्टेड थे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, बताया मैंने आपको, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, और निगलेक्टेड रीजन्स या फिर ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, ठीक है, उन तक बैंकिंग पहुंचाने के लिए क्या किया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया। और ये जो अगर बात करें नेशनलाइजेशन की ऑफ बैंक्स की, तो दो मेजर टाइम कब कब हुए थे, दो, एक तो 1969 में हुआ था और एक 1980 में हुआ था। और अब हम देखें तो गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रही है, मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद द एम टू क्रिएट रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम विद ग्लोबल रीच। तो अब जो गवर्नमेंट का जो है एजेंडा है, ठीक है, बैंकिंग को लेकर, वो है मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का मानना है कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करते हैं तो इनकी क्या होती है, रिजिलेंस बढ़ती है। तो जैसे कि अगर कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन आती है जो एडवर्स है, तो उसमें क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल जो भी चीज़ें होती है ना, वो वाइप आउट होने के चांस उनके ज़्यादा होते हैं। लेकिन कोई बड़ी इंडस्ट्री है जिसका कैपिटल ज़्यादा है, तो वो क्या करती है, एडवर्स इकोनॉमिक सिचुएशन को बियर कर लेती है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, मर्जिंग के ऊपर बात कर रही है, ताकि इनके पास ज़्यादा कॉर्पस भी हो, वो एडवर्स इकोनॉमिक सिचुएशन को बियर कर जाएं। साथ साथ अगर कॉर्पस ज़्यादा होगा तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी लैंड कर सकते हैं, और इंटरनेशनली भी क्या कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं अदर बैंक के साथ। साथ साथ क्या होता है, एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है जब एक, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफ स्केल जनरेट होता है, जो सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती है वो रिपीट नहीं होती डिफरेंट यूनिट्स में, ठीक है। एक बड़ी एक्टिविटी में एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, इसलिए बैंक जो गवर्नमेंट है फोकस कर रही है मर्जर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो रिसेंटली जो मर्जर्स हुए हैं वो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया पंजाब नेशनल बैंक के साथ। इलाहाबाद बैंक को बंद कर, इलाहाबाद और इंडियन बैंक का भी मर्जर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ असेट्स और लाइबिलिटी क्या होता है बैंक्स की। तो बैंक्स के लिए असेट्स क्या है, ठीक है, जो पैसा उसका खुद के पास है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है या जो उसके पास आना है पैसा, और जो उसको पे करना है वो उसकी लाइबिलिटी है। तो असेट्स में हम देखते हैं व्हाट द बैंक ओन्स, वो उसके असेट्स हैं, जैसे कैश हो गया बैंक का, ब्रांच बिल्डिंग होगी, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, या लोन जो बैंक ने दे रखे हैं, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, उसकी प्रिंसिपल भी आएगा बैंक के पास। तो ये बैंक के असेट्स हैं। और लाइबिलिटीज क्या होती है, जो बैंक को पे करना है, बट द बैंक ऑफ्स टू द अदर पीपल एंड और बैंक्स। तो जो एक बैंक को बाकी लोगों को देना है या किसी बैंक को देना है वो उसकी लाइबिलिटीज है। जैसे कि कस्टमर का डिपॉजिट हो गया, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई और अदर बैंक्स, तो वो ये बोरोइंग्स है या कस्टमर का डिपॉजिट है, वो बैंक को क्या करना है, पे करना है। तो ये बैंक की लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटी क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही बैंक को पे करनी है, ठीक है, विच बैंक्स हैव टू पे आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे आपकी एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट और कैश सर्टिफिकेट्स। और डिमांड लाइबिलिटी क्या होती है, जो कस्टमर के डिमांड पे करनी है, विच द बैंक्स हैव टू पे ऑन डिमांड। जैसे करंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट में जाते हैं, जब आपको जाते हैं कि आपको इतना पैसा चाहिए उतना आप निकाल सकते हो, ये क्या होती है आपकी डिमांड लाइबिलिटी। और डिमांड लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ द सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये आपको मैंने पहले बताया था कि सेविंग जो डिपॉजिट है बैंक के अंदर, सेविंग डिपॉजिट है, उसका भी कुछ पोर्शन आपका क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है। जैसे कि आपका सेविंग अकाउंट है, तो ये नहीं है कि आज आपने कहा कि मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको दे देंगे, लेकिन हाँ आप एक पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे आपने कहा मेरे को 25,000 चाहिए तो उतना तो आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो कुछ पोर्शन क्या होता है बैंक का, ये जो आपका जो सेविंग अकाउंट है इसमें भी कुछ पोर्शन क्या होता है, डिमांड लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो ये हो गया आपकी टाइम लाइबिलिटी और डिमांड लाइबिलिटी। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन है कि जो बैंक्स हैं मेजरली 3 टाइप्स में, जैसे कि एक तो कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, दूसरा रीजनल रूरल बैंक्स और तीसरा कमर्शियल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड है। तो सबसे अपेक्स लेवल पे जो आता है वो आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सेकंड लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं वो होते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और जो लोकल लेवल पे होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। तो इसमें ये कंफ्यूज होता है ना कि सेंटर सबसे अपेक्स पे होगा, स्टेट सबसे ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर सेंटर है, फिर लास्ट में प्राइमरी कोऑपरेटिव है। ये देख लेना एक बार आप। फिर उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स और बाद में कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में आपके एग्जांपल देखिए एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी जैसे पीएनबी हो गया। और प्राइवेट सेक्टर में भी हम 2 पार्ट में देख सकते हैं इसको। एक तो जो इंडियन बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, फॉरेन बैंक्स हो गए जैसे कि आपका
HSBC हो गया, सिटी बैंक भी है, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंडियन बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, ये सिंपल क्लासिफिकेशन बैंक्स का। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स के अंदर। तो अगर बात करें कमर्शियल बैंक, तो इनका जो मेन प्रॉफिट होता है ना, इनका जो मेन एम होता है प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो मैंने बताया था गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं कमर्शियल बैंक, जैसे कि आपका PNB हो गया, SBI हो गया, और प्राइवेट भी हो सकते हैं जैसे ICICI हो गया, HDFC हो गया। पर इनका एम क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग होता है। कोऑपरेटिव का क्या होता है? कुछ लोग मिलके, ठीक है, ये लोग कोऑपरेटिव बैंक्स बनाते हैं। एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु वॉलंटरी कोऑपरेट फॉर देयर म्यूचुअल सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। तो ये होगा कोऑपरेटिव बैंक। कुछ लोग अपने म्यूचुअल सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जो बैंक बनाते हैं, ये होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक प्रोवाइड क्रेडिट टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द रूरल एरियाज एंड स्मॉल एंटरप्राइज। और जो रीजनल रूरल बैंक है, इनका जो एम क्या होता है? जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, रूरल एरियाज में, और जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन की कैसे है। तो जो कमर्शियल बैंक है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग कंपनी एक्ट 1956 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कोऑपरेटिव बैंक है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और जो रीजनल रूरल बैंक है, जो ये रजिस्टर्ड है रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंदर। और अगर इनमें इन्वेस्टमेंट पैटर्न की बात करें रीजनल रूरल बैंक के अंदर, तो 50% जो शेयर है इनके अंदर वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और 35% होता है कमर्शियल बैंक का। कोई भी कमर्शियल बैंक हो सकता है अटैच। और रेगुलेशन की अगर बात करें, तो जो कमर्शियल बैंक है उन्हें रेगुलेट करते हैं RBI, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक में जो बैंकिंग पोर्शन है, उनका जो बैंकिंग का फंक्शन है वो रेगुलेट करेगा RBI, और जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो रेगुलेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और अगर RRB की बात करें, तो अल्टीमेट रेगुलेटर तो इनका कौन है? RRBs का RBI, ठीक है। और इमीडिएट रेगुलेटर जो है वो है NABARD। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो कमर्शियल बैंक का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रॉफिट मेकिंग होता है। कोऑपरेटिव बैंक का होता है सोशल वेलफेयर, और RRBs का भी होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है। RRBs जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, इनमें एक बात याद रखना, जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो तो होता है कमर्शियल बैंक की तरह, पर इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कैसा होता है? आपका कोऑपरेटिव बैंक की तरह। तो जो बैंकिंग स्ट्रक्चर फंक्शनिंग होगी वो कैसे होगी? सारी आपकी कमर्शियल बैंक की तरह, पर इनका ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव बैंक की तरह, यानी कि सोशल वेलफेयर। अब कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आपको कुछ और बातें बताता हूँ कि दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट लॉज, ठीक है। और इन्हें कोऑपरेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स इनको मिलके बनाते हैं, उनका मेन एम होता है कोऑपरेशन करें आपस में एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, ठीक है। और इनके जो फंडिंग होती है लार्जली एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर्स में जाती है और कॉटेज इंडस्ट्री में, ठीक है। अलोंग विद लैंडिंग कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये याद रखना कि लैंडिंग के साथ साथ क्या करते हैं लोग? डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं। और एक प्रिंसिपल, दे वर्क ऑन द ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। हर एक पर्सन का एक वोट होता है इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसल नॉर्म्स के बारे में। तो बेसल नॉर्म्स की अगर बात करें, तो अब आप देखोगे जो डिफरेंट बैंक्स है ना, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स को क्या करते हैं? पैसा देते हैं। अब ये तो नहीं हर एक बोरोवर क्या करेगा? आपको लोन चुका देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जो बैंक्स है ना, दे आर एक्सपोज टू द डिफरेंट वैरायटी ऑफ रिस्क, क्योंकि बोरोवर भी डिफरेंट है। कई बार कोई डिफॉल्ट कर जाता है, इसीलिए क्या होता है बैंक्स को क्या होता है अपने कैपिटल का, ठीक है, कुछ सर्टेन पोर्शन क्या रखना होता है अपने पास, रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि जहां अगर कोई नॉन रिकवरी हुई ना तो उसको कवर कर पाए, ठीक है। तो इसी को टैकल करने के लिए क्या बने थे? बैंक बेसल नॉर्म्स बने थे। तो बेसल नॉर्म्स हम देखते हैं कि बेसल नॉर्म्स आर फिक्स्ड बाय द बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बेसल के अंदर है जो स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो बेसल नॉर्म्स किसने फिक्स किए थे? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो कहाँ पे? बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। सबसे अभी तक 3 बार आए बेसल नॉर्म्स। फर्स्ट टाइम आए थे 1988 के अंदर, सेकेंड टाइम आए थे बेसल 2 2004 में, और बेसल 3 2010 के। लेटेस्ट है बेसल 3, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसल 3 जो है ये आपको याद रखना कि 2008 जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके बाद ही आया था, यानी कि 2010 में आया था। तो इससे आपको रफली आइडिया हो जाएगा डेट का बेसल 3 का, ठीक है। दीज और ये नॉर्म्स किसके लिए? इंडिविजुअल बैंक्स के लिए हैं और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। और इनका इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? कंट्री का सेंट्रल बैंक, ठीक है। जो हमने पहले बताया बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, ठीक है। उन्होंने बेसल 3 को एक क्या बताया कि सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स मेजर्स हैं ये, ठीक है, जो बेसल कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन ने डेवलप किए थे। और इनका जो पर्पस है वो क्या है कि भाई जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या करना है? रेगुलेशन को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, सुपरविजन को इंप्रूव करना है, और बैंक की जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो ये था आपका बेसल नॉर्म्स। अब ये जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो क्या होता है बैंक्स के पास क्या होता है, बैंक डिफरेंट लोगों को लोन देते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है बैंक्स को क्या होता है, एक इट इज बैंक इज एक्सपोज टू अ वैरायटी ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट।
क्या पता कोई डिफॉल्ट कर दे, इसलिए बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना चाहिए, ठीक है, जो उसका खुद का कैपिटल उसमें से सर्टेन परसेंटेज, इसीलिए बैंक ये बेसल नॉर्म्स इसी में डील करते हैं। तो मेन पर्पस क्या है बेसल नॉर्म्स का? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव इनफ कैपिटल विद देम टू मीट देयर ऑब्लिगेशन। उनके ऑब्लिगेशन क्या है कि अगर कोई बंदा पैसे लेने आ रहा है इनके पास, तो इनकी ऑब्लिगेशन इनको पे करना, तो उसके लिए बैंक के पास कुछ पैसा होना भी चाहिए। ये नहीं सारा पैसा लोन में दे दिया और लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया और बैंक के पास कुछ पैसा ही नहीं बचा, इसलिए बैंक अपना कुछ पैसा अपने पास रखता है, ठीक है। ये बेसल नॉर्म्स के अंदर बताया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव इनफ कैपिटल विद देम टू मीट देयर ऑब्लिगेशन एंड फेस अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, और अगर जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है उनको भी फेस कर पाए बैंक। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो फिर वो ये है कि इंप्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रेस। कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस आया, कोई लोन रिकवरी नहीं हुई या कोई लॉस हो गया तो उसको बियर कर पाए बैंक, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस बैंक के अंदर सब कुछ, ठीक है। फिर ये सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड ऑब्जेक्टिव है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्ट्रेंथन बैंक ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। बैंक के अंदर क्या हो, ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर हो, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी बैंक्स की। तो ये तीन क्या है आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं बैंक बेसल 3 नॉर्म्स के। अब एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे कि मैंने बताया मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखनी होती है, ठीक है। तो बैंक्स को जो अगर बात करें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिर इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी बोलते हैं, तो वो कितनी है, लगभग 8% रखनी होती है बैंक्स को, ठीक है। तो बैंक्स को 8% ऑफ द रिस्क वेटेड असेट। रिस्क वेटेड असेट इसलिए बोला है कि सारे असेट एक रिस्क में नहीं आते, तो उसका वेटेज अलग अलग है। कोई ज़्यादा डिफॉल्ट है, ठीक है, तो उसका रिस्क वेटेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे जो डिफरेंट लोन्स हैं उनका एवरेज लेके जितना भी आ रहा है वैल्यू, उसका 8% बैंक्स को क्या होता है अपने पास रखना पड़ता है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट या इसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं, ये कितना है, लगभग 8% ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट। और इसमें से जो टीयर 1 कैपिटल है वो लगभग 6% होनी चाहिए। अब टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कैपिटल क्या होती है, ये आप राइट साइड में बॉक्स है येलो कलर का, उसमें देख सकते हैं। तो टीयर 1 कैपिटल होती है, कोर कैपिटल बोलते हैं, जो बैंक की कोर कैपिटल है। इट कंसिस्ट ऑफ मनी कैप्ट इन एज SLR इन फिजिकल फॉर्म। तो जो टीयर 1 कैपिटल है ये क्या है, कोर कैपिटल बोलते हैं इसको, ठीक है। जो जैसे मान लो कि आपके SLR में जो फिजिकल कैश फॉर्म है ये भी इसके अंदर आती है। शेयर होल्डर की इक्विटी है, ठीक है, या फिर रिटेन अर्निंग फ्रॉम द सिक्योर्ड लोन्स। तो ये आपके टीयर 1 कैपिटल के अंदर आते हैं। शेयर होल्डर की इक्विटी, ठीक है, जो फिजिकल कैश रखा है वो, और रिटेन अर्निंग एंड सिक्योर्ड। रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, रिटेन अर्निंग के अंदर वो होता है कि बैंक ने अपना एक्सपेंडिचर, जैसे बिल्डिंग का खर्चा हो गया, सैलरीज, ठीक है, या डिविडेंड पे करने का जो पैसा बैंक के पास बचता है वो रिटेन अर्निंग के अंदर आता है, ठीक है। और जो सिक्योर्ड लोन्स हैं ये सब आते हैं आपके टीयर 1 कैपिटल के अंदर। टीयर 2 कैपिटल को बोलते हैं सप्लीमेंट्री कैपिटल। इट इंक्लूड्स कैपिटल इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। टीयर 3 कैपिटल क्या होता है, इट इंक्लूड्स NPAs, ठीक है, सबऑर्डिनेटेड लोन्स एंड अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व फ्रॉम द बैलेंस शीट। तो ये आप देख सकते हैं टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ना, तो कोई भी ऐसा लोन, ठीक है, जिसकी इंस्टॉलमेंट 90 डेज तक ड्यू हो गई है लेकिन इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, या फिर एक जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ठीक है, उसकी 2 सीजन तक, ठीक है, 2 क्रॉप सीजन तक उसके पैसे नहीं आए हैं या इंस्टॉलमेंट नहीं आई है उसकी, या कोई लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है उसकी 1 क्रॉप सीजन तक पैसे नहीं आए, तो वो NPA के अंदर आ जाता है। तो हम देखते हैं एज पर RBI गाइडलाइंस नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन और एन एडवांस वेयर इंटरेस्ट और द इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द टर्म लोन। तो 90 डेज से ज्यादा अगर इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो किसमें आता है, आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है वो, ठीक है। और उसके बाद द इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवरड्यू, अगर एक क्राइटेरिया हो रहा है, इफ द इंस्टॉलमेंट रिमेन ओवरड्यू फॉर द 2 क्रॉप सीजन फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन और 1 क्रॉप सीजन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर 2 क्रॉप सीजन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए और 1 क्रॉप सीजन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए भी अगर उस टाइम भी इंस्टॉलमेंट नहीं आती है तो ये भी किसमें आता है, आपके NPA के अंदर आएगा, ठीक है। एंड और अब हम देखते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है। एन एसेट विच रिमेन NPA फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और लेस इज कॉल्ड एज सब स्टैंडर्ड एसेट। तो मान लो अगर आपका कि 12 मंथ्स तक अगर पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो आपका किसमें बन जाएगा, फिर 90 डेज के बाद तक तो होगा NPA, और अगर फिर 12 मंथ्स तक पैसा नहीं आया, ठीक है, तो वो किसमें आता है, आपका सब स्टैंडर्ड एसेट में आता है। अब देखते हैं डाउटफुल एसेट क्या होता है। अगर सब स्टैंडर्ड एसेट है कोई 12 मंथ्स तक तो पैसा नहीं आया, उसके बाद और अगर 12 मंथ्स तक फिर भी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका डाउटफुल एसेट के अंदर। तो डाउटफुल एसेट क्या होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट प्लस 12 मंथ्स मोर। अब देखते हैं लॉस एसेट। तो लॉस एसेट में क्या होता है कि ऐसा पैसा जो कि बैंक को लगा, या ठीक है, या बैंक के जो ऑडिटर्स हैं उन्हें लगा, या फिर RBI के इंस्पेक्शन पे लगा कि भाई ये पैसा तो वापस आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉस एसेट, ठीक है। लेकिन फिर भी ये रिटर्न ऑफ नहीं किया जाता बैंक की बैलेंस शीट से, ठीक है। तो लॉस एसेट्स वर
loss assets where loss has been identified by the banks or internal or external auditors or RBI inspection, but the amount has not been written off wholly. तो कंप्लीटली उसको अमाउंट को क्या रिटर्न ऑफ नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन उन्हें लगता है कि पैसा आएगा नहीं, ये होता है लॉस एसेट के अंदर। अब देखते हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज क्या होती है। तो ऐसी कंपनी जिनका जो टोटल असेट्स है ना, वो अगर उनके 50% जो टोटल असेट्स का जो फिनेंशियल असेट्स है वो 50% से ज़्यादा है या 50% या उससे ज़्यादा है, तो वो क्या होता है आपके नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी होती है। और साथ साथ जो भी उनकी टोटल इनकम आ रही है, ठीक है, उसमें से 50% या उससे ज़्यादा फिनेंशियल असेट्स के थ्रू आ रही है, तो वो होती है नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज। अ कंपनी इज ट्रीटेड एज नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज इफ इट्स फिनेंशियल असेट्स आर मोर देन 50% ऑफ द टोटल असेट्स, ठीक है, एंड इनकम फ्रॉम द फिनेंशियल असेट्स इज मोर देन 50% ऑफ द ग्रोस इनकम। तो मैंने आपको बताया 50% अगर फिनेंशियल असेट्स जो 50% से ज़्यादा है तो वो आपकी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी है। और जो उसकी इनकम है वो भी किससे है, जो उसकी टोटल इनकम जो है, ठीक है, जो फिनेंशियल इनकम है वो टोटल इनकम की 50% से ज़्यादा है, तो वो होगी आपकी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी। और ये किस में इंगेज होती है, जैसे कि दे आर इंगेज इन बिजनेस ऑफ लोन्स देती है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। अब ये बात देखना कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं। जैसे अगर आप देखिए निधि कंपनीज होती हैं, उनके जो रेगुलेटर हैं, उसके रेगुलेटर हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इंश्योरेंस कंपनी के IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्टॉक एक्सचेंज के SEBI हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो NBFCs हैं उनके डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं। इनके अलावा भी और भी NBFCs हैं, जैसे कि चिट फंड कंपनीज हैं, हाउसिंग फिनेंस कंपनीज हैं, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज हैं। ये सारी क्या है, NBFCs। और ये कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। और इनको पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि आपने एक बैंक का चेक लिया, आपका एक बैंक में अकाउंट है और आपने दूसरे बैंक किसी डिपॉजिटर को दिया, उसका दूसरे बैंक में क्या होता है, अकाउंट है। तो फिर क्या होता है, आप चेक से आपने पेमेंट किया, वो बैंक आपस में सेटल कर लेते हैं, हाँ भाई मेरा पैसा आपके उसमें ट्रांसफर है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये जो सेटलमेंट होता है ना, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम होता है, ये NBFC के लिए नहीं होता। इसलिए क्या होता है, NBFC जो होते हैं वो चेक भी इशू नहीं कर पाती। सो दे आर नॉट पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स। अब ये याद रखना, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट बट ओनली डिमांड डिपॉजिट, बट नॉट द डिमांड डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर सकते हैं पर केवल टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि हाँ NBFC कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट नहीं कर सकते। टाइम और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब कुछ एक दो बातें निधि कंपनीज के बारे में देख लेते हैं। तो निधि कंपनी क्या होता है, इनका एम क्या होता है कि जो डिपॉजिटर्स हैं, ठीक है, या जो भी इनके मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं वो आपस में पैसा डिपॉजिट करें और मेंबर्स को लैंड करें ताकि उनकी आपस में कुछ फायदा हो, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। सो निधि कंपनीज आर दे आर द कंपनीज विद द एम टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लैंड टू इट्स मेंबर्स। ये याद रखना कि डिपॉजिट भी, ठीक है, इनका एम क्या होता है, विद द एम टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लैंड टू मेंबर, तो मेंबर को ही लैंड करती है फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होता है ये कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, ठीक है, एंड डिपॉजिट एंड लैंडिंग नॉर्म्स आर रेगुलेटेड बाय RBI। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देता हूँ जो आपको जो बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहली बात है रिकैपिटलाइजेशन। तो रिकैपिटलाइजेशन क्या होता है, हमने पहले देखा था कि ये बैंक को कुछ कैपिटल अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए, अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। तो बैंक सारा पैसा लोन में नहीं दे सकता, तो लेकिन और ये जो कितना पैसा बैंक को अपने पास रखना है ये डिपेंड करता है कि उसके जो असेट्स है या जो लोन की रिकवरी है वो कैसी है, ठीक है। तो अगर कम लोन की रिकवरी हो रही है या डिफॉल्ट ज़्यादा हो रहा है तो बैंक को कहीं ना कहीं बैंक को ज़्यादा पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। और उसकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है या क्रेडिट कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। एक तो पैसा भी नहीं आ रहा है उसके पास, ठीक है, और रिस्क की कैटेगरी भी बढ़ गई है। तो इसलिए क्या होता है, फिर बैंक क्या करता है, कम लैंड कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि अगर बैंक की लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, और उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा इन्फ्यूज किया, ठीक है। इस चीज को क्या बोलते हैं, रिकैपिटलाइजेशन। तो इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल इन द स्टेट रन बैंक्स सो दैट दे मीट द कैपिटल एडुकेसी नॉर्म, जो भी बेसल नॉर्म्स के अंदर आते हैं ना, कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स 8% था हमारा। एस NPA राइजेज इन द स्टेट रन बैंक्स, बजट 2019 हैज अनाउंस ₹70,000 crore बैंक रिकैपिटलाइजेशन टू शोर अप देयर कैपिटल रिजर्व्स एंड टू एनहांस क्रेडिट फ्लो इनटू द इकोनॉमी। ये बताया मैंने आपको कि गवर्नमेंट क्या करे, बैंक के अंदर पैसा इन्फ्यूज कर रही है ताकि वो अपने कैपिटल नॉर्म्स, एडुकेसी नॉर्म्स को फुलफिल कर पाए और क्रेडिट इकोनॉमी में और दे पाए। अब आता है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड बैंक का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट बैंक कैसे करता है कि जो बैंक डिपॉजिटर्स हैं बैंक के, ठीक है, उनसे पैसा जमा करवाया और उनको मान लो 4% इंटरेस्ट दिया और उन्होंने अपने बैंक ने लोन दे दिया किसी को जो पैसा लिया था उसको 8% पे, तो जो 4% बीच का डिफरेंस आ गया ये बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसको बोलते हैं स्प्रेड।
तो स्प्रेड इज इक्वल टू लैंडिंग रेट जो बैंक, ठीक है, जो इन्वेस्टर को दिया, माइनस बोरोइंग रेट जो उन्होंने डिपॉजिटर को दिया। कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लैंड आउट दिस मनी टू इंटरेस्ट अर्निंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। अब है बैंक रन। तो बैंक रन क्या होती है? बैंक रन ऐसी सिचुएशन होती है जब लोगों को लगता है कि उनका पैसा बैंक के अंदर से खत्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है, या बैंक डूबने वाला है, तो अपना पैसा वो क्या करते हैं, फटाफट बैंक से निकालने चाहते हैं। अब बैंक ने क्या होता है, बहुत सारा पैसा अपने पास रखा भी नहीं होता है। जैसे हमने पहले भी देखा था, बैंक ने मानो 100 करोड़ में से 10 करोड़ अपने पास रखते हैं, बाकी तो लोन में दे रखा होता है उसने। अब लोन का पैसा तो एकदम से आएगा नहीं, लेकिन लोग अगर एकदम से पैसा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बैंक रन। तो इस केस में क्या होता है, बैंक आरबीआई से लैंड करता है अपना पैसा, ठीक है, तो आरबीआई को क्या बोलते हैं, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट ही बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं बैंक रन क्या है। बैंक रन इज अ सिचुएशन वेयर एवरीबडी वांट्स टू टेक मनी आउट ऑफ वंस बैंक अकाउंट बिफोर द बैंक रन्स आउट ऑफ रिजर्व्स। तो वही अगर उनको लगता है बैंक डूबने वाला है, बैंक में पैसा खत्म होने वाला है, तो सब लोग क्या करते हैं, रश करते हैं बैंक से अपना पैसा निकालने के लिए। इसको बोलते हैं बैंक रन। और इसमें क्या होता है, इन सच अ क्राइसिस आरबीआई एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो एक स्टेटमेंट आ सकती है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कौन होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई। तो आपके आरबीआई होता है बैंक्स के लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। अब है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, आरबीआई ने बैंक्स के लिए ना कुछ नॉर्म्स डिसाइड कर रखे हैं। उसमें क्या बताया कि आपको कुछ सर्टेन पोर्शन है ना, वो क्या करना है, आपको कुछ सेक्टर से लिमिटेड, ठीक है, आपको बताऊं कौन कौन सेक्टर है, उनको क्या करना है, आपको लोन देना है। तो ये किस लिए है कि जो कंट्री है उसमें ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ये ना हो कि कुछ ही लोग या कुछ ही सेक्टर सारा क्रेडिट ले जाए, जो लार्ज इंडस्ट्री हो गई जैसे, उनके पास सारा पैसा ना जाए। तो जो इकोनॉमी में पैसा है वो क्या है, एक इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, पीएसएल इज एन इंपॉर्टेंट रोल गिवन बाय द आरबीआई टू द बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफाइड पोर्शन of the lending to few specific sectors like agriculture, MSME, export credit, education, housing, social infrastructure, renewable energy, personal loans to weaker section, etc. तो ये आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है, बैंकिंग ओम्बड्समैन में क्या है कि अगर आप कोई जैसे आप बैंक के कस्टमर है, ठीक है, तो बैंक से रिलेटेड जो भी अगर आपको कुछ सर्विसेज हैं उनमें आपको दिक्कत है, तो आप कंप्लेंट अपनी कहाँ करवा सकते हो, तो बैंक ओम्बड्समैन में जा सकते हो। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी created to enable resolution of complaint of customers of banks relating to certain services rendered by the bank। तो कुछ सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर, बैंक के जो कस्टमर है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। अब है लीड बैंक स्कीम। तो लीड बैंक स्कीम जो है ना, वो उसका एम था कि जो रूरल एरियाज में उस पर बैंकिंग को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जिसका एम था कि जो बैंक्स हैं उनकी जो है ना ब्रांचेज या फिर उनके एक्शंस का हो इफेक्टिवली रूरल एरियाज में बैंकिंग प्रोवाइड कराने की तरफ जाएं। तो लीड बैंक स्कीम जो 1969 में हुई थी स्टार्ट, ठीक है, इसका एम था टू प्रोवाइड एडुकेट बैंकिंग एंड क्रेडिट इन द रूरल एरियाज थ्रू सर्विस एरिया अप्रोच विद वन बैंक असाइंड फॉर ईच एरिया। तो एक रीजन के अंदर मान लो 4-5 विलेज या कुछ 15-20 विलेज, तो उनके अंदर एक बैंकिंग हो, ठीक है, वो बैंक को वो उस एरिया को सर्व करे। तो इसके थ्रू क्या था, रूरल एरियाज में क्रेडिट और बैंकिंग फैसिलिटीज को बढ़ाना था। इट गाइड्स बैंक्स टू इंप्रूव देयर फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज एंड डिलीवर इफेक्टिव सर्विसेज। तो यह लीड बैंक स्कीम। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।